नमस्ते। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले की तहों में उतर रहे हैं जो बहुत गंभीर भी है और कानूनी नज़रिए से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी। ये मामला है वसंत संपत दुपारे का, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला आया है वो काफ़ी चर्चा में है। मामला ही ऐसा है, दिल दहलाने वाला। एक 4 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है ये। इसमें दोषी वसंत दुपारे को मौत की सजा सुनाई गई थी। हमारे पास इस मामले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और फैसले के कुछ अहम अंश हैं। आज हम और आप मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो मुश्किल कानूनी मामले होते हैं, खासकर मौत की सजा वाले मामले, उनमें सजा सुनाने की प्रक्रिया कैसे काम करती है। इसमें संवैधानिक सुरक्षा उपाय कितने अहम हैं और संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की क्या भूमिका है। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये मामला आखिर है क्या। इसकी शुरुआत होती है नागपुर से। वहां एडिशनल सेशंस जज ने वसंत संपत दुपारे को एक बच्ची के बलात्कार और हत्या का दोषी पाया और सजा मौत की सजा। इसके बाद मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले और सजा को बरकरार रखा। मामला यही नहीं रुका, दुपारे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 26 नवंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मौत की सजा को सही ठहरा दिया। इसके बाद भी कानूनी प्रक्रिया चलती रही। 3 मई 2017 को दुपारे की तरफ से जो समीक्षा याचिका मतलब रिव्यू पिटिशन दायर की गई थी वो भी खारिज हो गई। फिर बात दया याचिकाओं तक पहुंची। 2022 और 2023 में राज्यपाल और राष्ट्रपति के सामने दया याचिकाएं दायर हुईं, वो भी नामंजूर कर दी गईं। अब लग रहा था कि शायद सारे कानूनी रास्ते बंद हो चुके हैं, है ना। लेकिन यहीं पर कहानी में एक कह सकते हैं अप्रत्याशित मोड़ आता है। इसके बाद दुपारे ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर कर दी। हाँ, और यहीं से ये मामला कानूनी तौर पर बहुत दिलचस्प हो जाता है। जैसा आपने बताया, दुपारी ने अनुच्छेद 32 का रास्ता अपनाया। अब देखिए, आमतौर पर अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल तब होता है जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाना चाहें। इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के दिए जा चुके अंतिम फैसले को चुनौती देने के लिए सामान्यतः नहीं किया जाता। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और फिर रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद एक बहुत ही सीमित विकल्प बचता है। उसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटिशन, उपचारात्मक याचिका। अच्छा, क्यूरेटिव पिटिशन। जी, ये एक खास तरह की याचिका होती है जो केवल तभी दायर की जा सकती है जब फैसले में कोई बहुत ही गंभीर न्याय गलती रह गई हो या फिर वो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो। ये एक तरह से न्याय पाने का बिल्कुल आखिरी और कह सकते हैं असाधारण न्याय को उपाय माना जाता है। तो दुपारे का सीधे अनुच्छेद 32 के तहत आना ये काफी असाधारण कदम था। उनकी इस असाधारण याचिका का आधार बना सुप्रीम कोर्ट का ही 2022 का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला, मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य। मनोज केस, हाँ सुना है इसके बारे में। जी, इस मनोज केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। उन्होंने एक कह सकते हैं क्रांतिकारी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिन मामलों में मौत की सजा दी जा सकती है उनमें सजा सुनाते समय, मतलब ट्रायल कोर्ट के लेवल पर ही, ये अनिवार्य है कि दोषी की व्यक्तिगत परिस्थितियां, उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, मानसिक स्थिति, बचपन के अनुभव और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का गहराई से मूल्यांकन किया जाए। अच्छा, यानी सिर्फ अपराध नहीं, अपराधी की पूरी स्थिति देखी जाए। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सकीय जांच भी कराई जानी चाहिए ताकि सजा तय करते वक्त इन सभी मिटिगेटिंग फैक्टर्स यानी सजा कम करने वाले जो कारक होते हैं उन पर पूरी तरह विचार हो सके। ये इसलिए जरूरी है ताकि कोर्ट ये तय कर सके कि क्या मौत की सजा ही एकमात्र विकल्प है या उम्र कैद जैसी सजा भी दी जा सकती है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाली कसौटी पर कसने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। तो ये मनोज केस का फैसला दुपारे की याचिका का मुख्य आधार बना। अब कोर्ट के सामने दोनों पक्षों ने क्या दलीलें रखें। दुपारे की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन पेश हुए। उनका मुख्य तर्क क्या था? उनका तर्क ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में उनकी सजा की पुष्टि की थी और 2017 में रिव्यू पिटिशन खारिज की थी, उस समय मनोज केस में दिए गए जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं या तो वो मौजूद नहीं थे या उन पर उस तरह से ध्यान नहीं दिया गया जैसा अब अनिवार्य माना जाता है। हाँ, क्योंकि मनोज का फैसला तो 2022 में आया। सही।
तो उनका कहना था कि सजा सुनाते वक्त उनकी व्यक्तिगत और मानसिक परिस्थितियों का वो गहन मूल्यांकन नहीं हुआ जिसमें मनोवैज्ञानिक जांच भी शामिल हो, जैसा कि मनोज केस अब जरूरी बताता है। उन्होंने दलील दी कि ये एक प्रक्रियात्मक चूक है, मतलब प्रोसीजरल लैप्स, और ये उनके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार थी। उनकी ओर से महाअधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सराफ ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। जी, उनकी आपत्ति मुख्य रूप से प्रक्रिया को लेकर थी, प्रोसीजरल ऑब्जेक्शन था। हाँ, उनका कहना था कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला दे चुका है, रिव्यू पिटिशन खारिज हो चुकी है और दया याचिकाएं भी नामंजूर हो गई हैं, तो फिर उसी मामले को अनुच्छेद 32 के तहत दोबारा नहीं खोला जा सकता। उनका कहना था कि ये प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कोई रास्ता बचता भी है तो वो केवल क्यूरेटिव पिटिशन का हो सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत एक नई रिट याचिका का नहीं। मतलब याचिका स्वीकार ही नहीं होनी चाहिए थी, ये उनका तर्क था। तो एक तरफ प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की दलील थी, दूसरी तरफ न्यायिक प्रक्रिया की अंतिम निश्चितता का सवाल था। काफी जटिल कानूनी बहस हुई होगी। निश्चित रूप से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अपना फैसला सुनाया, और इस फैसले में कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन बनाने की कोशिश की है। कोर्ट ने किया क्या? सबसे पहले कोर्ट ने वसंत संपत दुपारे की दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन को बरकरार रखा। हाँ, मतलब अपराध साबित माना गया। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कोर्ट ने माना कि निचली अदालतों और पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें अपराध का दोषी ठहराने का फैसला सही था। इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाया गया कि अपराध उन्होंने ही किया है। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोर्ट ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी मौत की सजा की पुष्टि करने वाले आदेश को रद्द कर दिया, जो रिव्यू पिटिशन खारिज करते वक्त प्रभावी हुआ था उस आदेश को। हाँ, यानी दोष सिद्धि बरकरार पर मौत की सजा का आदेश रद्द। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। अब सवाल है आगे क्या होगा? कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ सजा के बिंदु पर पुनर्विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली एक अलग बेंच के पास भेज दिया है। अच्छा, एक नई बेंच अब सिर्फ सजा पर विचार करेगी? जी हाँ, इस नई बेंच का काम होगा कि वो सिर्फ सजा पर नए सिरे से सुनवाई करे, और इस सुनवाई में मनोज केस में दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, जिसमें दुपारे की व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक परिस्थितियों का विस्तृत मूल्यांकन शामिल होगा, और फिर तय किया जाएगा कि उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए या उम्र कैद। ये फैसला अपने आप में कई गहरी कानूनी परतें समेटे हुए हैं। सवाल उठता है कि कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, जबकि सामान्य प्रक्रिया तो इसकी इजाजत नहीं देती। कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल आमतौर पर अंतिम फैसलों को चुनौती देने के लिए नहीं होता, ये बात सही है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में, मतलब इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत ऐसी शक्ति है कि वो हस्तक्षेप कर सके। असाधारण परिस्थितियों में? जी, खासकर मौत की सजा जैसे मामलों में, जहां दी गई सजा अपरिवर्तनीय होती है, इरिवर्सिबल। हाँ, एक बार जान चली गई तो वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल। ऐसे मामलों में कोर्ट सजा सुनाने के चरण यानी सेंटेंसिंग स्टेज को फिर से खोल सकता है, अगर यह पाया जाए कि सजा सुनाते समय कुछ अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, मतलब मैंडेटरी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का पालन नहीं हुआ था। इसका आधार क्या बनाया कोर्ट ने? आधार है संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकार। कोर्ट का मानना है कि अगर मनोज केस जैसे अनिवार्य दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ, जो निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं, तो यह अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता, इनके तहत मिली सुरक्षाओं का उल्लंघन हो सकता है। मौत की सजा के मामलों में कोर्ट का मानना है कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, मतलब प्रोसीजरल फेयरनेस, यानी सजा तय करने की पूरी प्रक्रिया का निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें दोषी की व्यक्तिगत परिस्थितियों का गहन मूल्यांकन भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मौत की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दी जा रही है। लेकिन क्या इससे एक तरह का पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा? क्या अब हर पुराने मौत की सजा के मामले में दोषी ये दलील नहीं दे सकेगा कि मनोज वाले दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ था और उनके मामले को दोबारा खोला जाए? इससे तो न्यायिक फैसलों की जो अंतिम निश्चितता होती है, फाइनलिटी, वही खतरे में पड़ जाएगी। ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और कोर्ट ने भी इस चिंता को समझा है और अपने फैसले में संबोधित किया है। कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत
मिली है शक्ति एक अपवाद है, एक्सेप्शनल रेमेडी है। एक्सेप्शनल रेमेडी है, कोई नियम नहीं। अच्छा, ये कोई नियम नहीं है। नहीं, इसे हर मामले में या नियमित तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये केवल उन्हीं दुर्लभ और असाधारण मामलों में लागू होगी जहां ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखे कि हाल ही में स्थापित हुए किसी महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय का गंभीर उल्लंघन हुआ है। यानी हर केस में नहीं, सिर्फ खास मामलों में। जी हाँ। कोर्ट ने यहां न्यायिक प्रक्रिया की अंतिम निश्चितता, फाइनलिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और एक व्यक्ति के जीवन से जुड़े मामले में अधिकतम निष्पक्षता, फेयरनेस सुनिश्चित करने की जरूरत के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधने की कोशिश की है। कोर्ट ये नहीं कह रहा कि हर पुराने मामले को खोला जा सकता है, बल्कि वो ये कह रहा है कि अगर किसी मामले में, खासकर मौत की सजा जैसे गंभीर मामले में, प्रक्रियात्मक न्याय की कोई ऐसी गंभीर अनदेखी हुई है जो बाद में स्थापित अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करती है, तो कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता, भले ही मामला अंतिम चरण तक पहुंच चुका हो। लेकिन ऐसा हस्तक्षेप बहुत सीमित होगा और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होगा। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण संतुलन साधने का प्रयास लगता है। अच्छा, इस मामले से जुड़ी एक और रोचक जानकारी भी है जो शायद अकादमिक जगत और कानूनी सहायता प्रणाली के महत्व को दर्शाती है। हाँ, क्या जानकारी है? याचिकाकर्ता वसंत संपत डुपारे को इस मुश्किल कानूनी लड़ाई में नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, NALSR हैदराबाद, उनकी एक स्क्वायर सर्कल क्लिनिक है, लीगल एड क्लिनिक। हाँ, लीगल एड क्लिनिक। हाँ, वहां से कानूनी सहायता मिली थी। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे लॉ स्कूल और उनकी ये लीगल एड क्लिनिक्स समाज के वंचित तबकों तक न्याय पहुंचाने और इस तरह के जटिल कानूनी मामलों में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं क्लिनिक्स। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ अगर हम निकालें तो क्या कहेंगे? वसंत संपत डुपारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि को तो सही माना है, यानी ये माना है कि अपराध उन्होंने ही किया था। हाँ, कन्विक्शन अपहेल्ड। जी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मौत की सजा पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोर्ट को लगा कि जब उन्हें सजा सुनाई गई थी तब मनोज बनम मध्य प्रदेश राज्य केस में तय किए गए जो महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश थे, मतलब दोषी की व्यक्तिगत सामाजिक और मानसिक परिस्थितियों का गहन मूल्यांकन, हाँ, उनका पालन उस तरह से नहीं हुआ जैसा कि अब अनिवार्य माना जाता है। और इस प्रक्रियात्मक कमी को दूर करने के लिए कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मिली अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया और सिर्फ सजा सुनाने के चरण को फिर से खोलने का फैसला किया। वो भी बहुत जोर देकर कि ये अपवाद है। बिल्कुल। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यह कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि एक अपवाद है जो केवल खास और गंभीर परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस मामले का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा जैसे मामलों में प्रक्रियात्मक न्याय को अंतिम फैसलों की स्थिरता से भी ऊपर रख सकता है, लेकिन केवल तभी जब कोई गंभीर चूक हुई हो और नए स्थापित मानक का उल्लंघन हुआ हो। अनुच्छेद 32 का एक अत्यंत दुर्लभ प्रयोग है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ समझने वाली मुख्य बात यह है कि यह फैसला भारत में मौत की सजा से जुड़े कानून और न्याय शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस जिसे कहते हैं, मतलब कानून की समझ और व्याख्या, उसमें प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, प्रोसीजरल फेयरनेस के लगातार बढ़ते महत्व को दिखाता है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता। जी, इसका मतलब है कि सिर्फ सही फैसला देना ही काफी नहीं है, बल्कि फैसले तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया भी निष्पक्ष, तर्कसंगत और कानून सम्मत होनी चाहिए। यह सिद्धांत न्याय न केवल हो बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए की भावना को दर्शाता है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए एक मुश्किल संतुलन साधा है। एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया की अंतिम निश्चितता का सिद्धांत है जो कहता है कि एक बार फैसला हो जाने के बाद उसे बार बार बदला नहीं जाना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। दूसरी तरफ एक व्यक्ति के जीवन और मृत्यु से जुड़े मामले में अधिकतम सावधानी बरतने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि न्याय की प्रक्रिया में कोई गंभीर चूक न हुई हो। संतुलन साधना वाकई मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। ये फैसला दिखाता है कि कानूनी मानक और प्रक्रियाएं स्थिर नहीं होती, वो समय, समाज की जरूरतों और न्याय की गहरी समझ के साथ विकसित होती रहती हैं। कोर्ट कैसे इन विकसित होते मानकों और सुरक्षा उपायों को पहले से तय हो चुके गंभीर मामलों में भी लागू करने पर विचार कर सकता है, ये इस फैसले से स्पष्ट होता है। हालांकि जैसा हमने कहा, केवल असाधारण परिस्थितियों में। और यहीं से भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें सोचते रहना होगा। क्या सवाल है वो? सवाल यह है कि मनोज जैसे बाद में आए प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों को
भले ही सीमित और असाधारण परिस्थितियों में ही सही, उन मामलों पर कैसे और किस हद तक लागू किया जा सकता है जहां सजा इन दिशा निर्देशों के आने से पहले ही सुनाई जा चुकी थी। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। इसका असर क्या होगा? भविष्य में इसका उन अन्य लंबित या पुराने मामलों पर क्या असर पड़ेगा जहां मौत की सजा मनोज फैसले से पहले दी गई थी? क्या उन मामलों में भी दोषी अब ये दलील दे पाएंगे कि उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक परिस्थितियों पर उस गहराई से विचार नहीं हुआ था जैसा कि अब अनिवार्य है? अगर हाँ, तो किन शर्तों पर और किस प्रक्रिया के तहत ऐसे मामलों पर पुनर्विचार हो सकता है? ये तो आगे देखने वाली बात होगी। जी, ये कानून के निरंतर विकास, उसकी बदलती व्याख्याओं और न्याय की कभी न खत्म होने वाली तलाश का एक जीवंत उदाहरण है। इस पर आगे भी कानूनी बहस और विकास देखने को मिलेगा, जिस पर नजर रखना जरूरी होगा। बिल्कुल। तो आज की ये चर्चा वाकई काफी अहम रही। जी।